Hello students, in this video we are going to study about recursion। तो हमारे पास recursion क्या होता है? जब भी हमारे पास कोई फंक्शन अपने आप को कॉल करता है उसको हम recursion बोलते हैं। मतलब कि फॉर एग्जांपल जब हम मेन फंक्शन यूज कर रहे होते हैं, जैसे हमारे पास मेन फंक्शन है void main, इसके अंदर हमने कुछ फंक्शन को कॉल किया sum, तो ये तो हमारे पास फंक्शन कॉलिंग हो गई ना, कि हमारे पास एग्जीक्यूशन हमेशा मेन से स्टार्ट होती है। तो हम मेन के अंदर गए, मेन के अंदर जब हम गए तो यहाँ पे हमारे पास इसने कॉल किया हुआ है किसी फंक्शन को, इसको क्या बोलते हैं? फंक्शन कॉलिंग। ये हमारे पास फंक्शन कॉलिंग है। तो किस फंक्शन को कॉल किया? सम फंक्शन को। अब ये सम फंक्शन कहीं ना कहीं पे डिफाइन भी किया होगा, तभी तो उसमें कुछ काम हो रहा होगा। तो जैसे सपोज यहाँ पे हमारे पास सम फंक्शन डिफाइन किया हुआ है। अब सम फंक्शन के अंदर हमारे पास कुछ काम हो रहा है, वो काम यहाँ पे होगा, इस जगह पे होगा। मतलब कि यहाँ पे हमारे पास कुछ डेफिनेशन है, कुछ काम हो रहा है, वो काम को हमने इस साइड पे कॉल कर लिया, मतलब मेन में कॉल कर लिया। जो भी स्टेप्स यहाँ पे हुए हैं वो सारे कॉल करने की वजह से यहाँ पे शो होंगे, क्योंकि हमने उसको कॉल किया है। हमने बोला पूरे प्रोग्राम में जहाँ पे भी सम फंक्शन है उसमें जो भी काम हो रहा है वो इस स्टेप में हो जाए, इसको हम फंक्शन कॉलिंग बोलते हैं। तो हमारे पास रिकर्शन क्या होता है? रिकर्शन में जब हमारे पास फंक्शन खुद को ही कॉल करता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास सम फंक्शन है और वो खुद को ही कॉल कर रहा है, उसको हम रिकर्शन बोलते हैं। और ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है ताकि हमारे पास हमें बार बार कोई काम रिपीटिशन में ना करना पड़े, ताकि हमारा टाइम भी सेव हो और हमारा स्पेस भी सेव हो। सपोज आपको 100 नंबर का सम निकालना है या फिर कुछ और ऑपरेशन करना है, तो आपको बार बार थोड़ी आप वही ऑपरेशन करते रहोगे। हमने क्या किया, एक सम फंक्शन बना दिया, उसमें जो काम हो रहा है उसको यहाँ पे हम बार बार कॉल कर सकते हैं। कॉल करने की वजह से वो यहाँ पे काम होता रहेगा, मतलब हम बार बार सारे स्टेप्स नहीं लिखने पड़ेंगे, एक ही बार स्टेप्स लिखे हुए हैं, बस कॉल करेंगे उसको, वो काम वहीं पे ही हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे आपको बोला कि 1 से लेके 100 तक के टेबल आपको लिखने हैं प्रोग्राम में, और वो भी 10 टाइम्स लिखने हैं। तो आप क्या करोगे? इतने सारे पहले टेबल लिखोगे, फिर उसको 10 टाइम्स लिखोगे। उससे बेटर है हम रिकर्जन यूज करें उसमें, और हमारे पास काम आसान हो जाएगा, हमें बार बार सारे स्टेप्स रिपीट नहीं करने पड़ेंगे, इसलिए हम रिकर्जन को यूज करते हैं। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास 5 का फैक्टोरियल क्या होता है? 5 के फैक्टोरियल को हम ऐसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल। 4 के फैक्टोरियल को हम ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल। 3 के फैक्टोरियल को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल। 2 के फैक्टोरियल को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 1 का फैक्टोरियल। 1 के फैक्टोरियल को ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू 0 का फैक्टोरियल। तो ये सारे स्टेप सेम ही रिपीट हो रहे हैं ना, मतलब यहाँ पे हमारे पास कंडीशन क्या बन रही है? सपोज जो 5 है वो हमारा n है, n हमने ले लिया, सपोज 5 है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ? हमने क्या किया, n इंटू n-1 का फैक्टोरियल, यही किया ना हमने। नेक्स्ट स्टेप में 5 को हमने n माना था, तो n-1 क्या हो गया? 4 हो गया फैक्टोरियल। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, यही आगे कंटिन्यू होता रहा। अब n की वैल्यू हमारे पास चेंज हो गई, यही वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, किसके लिए? 4 के फैक्टोरियल के लिए। ये 4 का फैक्टोरियल का आंसर है, ये 3 के फैक्टोरियल का आंसर है, ये 2 के फैक्टोरियल का, ये 1 के फैक्टोरियल का है। तो हमारे पास असली में 5 फैक्टोरियल हम कैसे होता है? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये होता है ना हमारे पास 5 का फैक्टोरियल। तो हमने यहाँ पे स्टेप्स बताए हैं कि 5 के फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल, 4 के फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल, 3 के फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल। और इसका जनरल फॉर्म क्या है हमारे पास? n इंटू n-1 का फैक्टोरियल। अगर n 4 है तो n-1 क्या हो जाएगा? 3, n 3 है, n-1 क्या हो जाएगा? 2। तो ये तो हमें पता है कि रिपीटिशन हो रही है स्टेप्स की, है ना, बार बार हम n इंटू n-1 का फैक्टोरियल कर रहे हैं। तो इसको हम रिकर्जन यूज करके इसको आसान बना सकते हैं। तो अब देखो, हमें एक कंडीशन भी पता होनी चाहिए कि हमें कब स्टॉप करना है। अगर हम करेंगे 0 इंटू -1 का फैक्टोरियल, तो हमें ये चाहिए? हमें ये तो नहीं चाहिए ना, हमारे पास कुछ एंड करने के लिए कुछ कंडीशन होनी चाहिए ना, उसको हम बोलते हैं बेस कंडीशन। जो हमारे पास टर्मिनेशन कंडीशन होती है ना, उसको रिकर्जन में हम बोलते हैं बेस कंडीशन। बेस कंडीशन मतलब कि जब हमें रिकर्जन को बंद करना है, स्टॉप करना है, उसको हम बेस कंडीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस कंडीशन। तो ये फैक्टोरियल में हमारे पास बेस कंडीशन क्या होगी?
हमारे पास 0 का फैक्टोरियल क्या होता है, 1 होता है। चलो यहां तक तो फिर भी हमने मान लिया, हमें ये नहीं चाहिए। तो हमारे पास बेस कंडीशन क्या है, जब हमारे पास n जोन सा है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, मतलब कि हमारे पास जब n 1 हो जाएगा तब उस केस में हमारे पास n माइनस 1 क्या होगा, 0 होगा ना। जब n 1 है इक्वल टू 1 है ना, तो जब n 1 है तो n माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमें यहां तक ही बस ये लूप चलाना है, तो हमें यहां तक ही बस ये काम करना है, इसके बाद नहीं करना, ये हमारा लास्ट स्टेप है। तो इसलिए हमने कंडीशन लगाई n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, बेस कंडीशन, कि हमें यहाँ पे इसको स्टॉप कर देना है, उसको हम बेस कंडीशन बोलते हैं। स्टूडेंट जी हमारे पास रिकर्जन जो है ये स्टैक की एप्लीकेशन है, ये हमारे पास स्टैक के थ्रू काम करती है रिकर्जन। स्टैक हमारे पास क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो हमारे पास लास्ट में अंदर गया वो पहले बार निकलेगा। सपोज यहाँ पे कुछ एलिमेंट गया 3, फिर 4, फिर 1, तो जो सा हमारे पास लास्ट में एलिमेंट गया वो सबसे पहले बार निकलता है ना, 1 पहले बार निकलेगा। तो स्टैक हमारे पास लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है, और ये रिकर्जन जो सी है वो स्टैक पे ही काम करती है। इसको अच्छे से समझने के लिए आप इसकी नेक्स्ट वीडियो देखना, उसमें हम फैक्टोरियल का एग्जांपल लेंगे और फैक्टोरियल को पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा उस वीडियो में, तो आप उस वीडियो को जरूर देखना ताकि आपको रिकर्जन अच्छे से समझ आ सके। तो स्टूडेंट्स अगर आपको रिकर्जन के बेसिक्स में कोई डाउट है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट्स कर सकते हो। थैंक यू।